बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तंग से रास्ते से गुजरकर पहाड़ी के दूसरी तरफ खटामल जागेश्वरी मंदिर था। ये मंदिर बहुत बड़ा था और लोग दूर दूर से यात्रा के लिए यहाँ आते थे, लेकिन हमारा रुख मंदिर की तरफ नहीं था। हम मंदिर के पहलू में एक और तंग से रास्ते से गुजरते हुए पिछली तरफ आ गए और इस तरफ का मंदिर देखकर मुझे अपने सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मैंने थाईलैंड में भी बहुत से हसीन कुदरती मनाजर देखे थे, मगर हिमालय की गोद में ये मंजर देखकर तो मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा था। सब्जे और रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई पहाड़ी पर तकरीबन 150 फुट की बुलंदी से आबशार गिर रहा था। लगता था जैसे सफेद रेशमी चादर ऊपर से नीचे तक फैला दी गई हो। नीचे जहाँ पानी गिर रहा था, एक छोटी सी झील मार्ज़े वजूद में आ गई थी और एक कशादा नदी झील से निकलकर नशीब की तरफ बह रही थी। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। लातादाद लोग मुख्तलिफ जगहों पर टोलियों की सूरत में बैठे हुए थे। कुछ लोग नदी के पानी से खेल रहे थे और कुछ आबशार के करीब खड़े थे। एक और दिलचस्प मंजर ये था कि जिस जगह आबशार गिर रहा था, वहाँ पानी की चादर के पीछे पहाड़ी में एक तंग सी खो बनी हुई थी, जहाँ बहुत से लोग इस पहाड़ी के साथ तंग से रास्ते पर चलते हुए पानी की चादर के पीछे इसी खो से गुजरकर झील के दूसरी तरफ जा रहे थे। इस दिलकश मंदिर को कुदरत का एक हसीन शाहकार कहा जा सकता था। लोग यहाँ तफरीह के लिए आए हुए थे और पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन हम पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए थे। हमें इस कॉटेज की तलाश थी जहाँ देशमुख छुपा बैठा था। आबशार के गर्दोनवाह में थोड़े थोड़े फासले पर कई कॉटेज थे। बाद कॉटेज तो बकायदा बंगलों की तरह थे। इनकी तामीर भी पुख्ता थी और इनके इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल भी थी। मैं और बिमला सुरख छत और नीली दीवारों वाला कॉटेज तलाश करते रहे। मुख्तलिफ जगहों पर सुरख खपरील वाले 2-3 कॉटेज नजर आए थे, मगर ऐसा कोई कॉटेज दिखाई नहीं दिया था जिसकी दीवारें भी नीली हों। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। दिन की रोशनी दम तोड़ने लगी। तफरीह और पिकनिक के लिए आए हुए लोग वापस जाने लगे। बिमला ने भी वापसी की तकरार शुरू कर दी, लेकिन मैं इस वक्त तक अपनी तलाश जारी रखना चाहता था जब तक दिन की रोशनी साथ दे रही थी। मैं झील से निकलने वाली नदी के साथ साथ नशीब की तरफ चलने लगा। तकरीबन 100 गज आगे एक पुलिया थी। ये कोई बाकायदा पुलिया नहीं थी। दरख्तों के 2 मोटे तने साथ साथ नदी पर डालकर इन पर मट्टी डाल दी गई थी। इस तरह पैदल चलने वालों के लिए नदी के ऊपर एक गुजरगाह सी बन गई थी, जिसे बहरहाल पुलिया भी कहा जा सकता था। नदी के दूसरी तरफ भी थोड़े थोड़े फासले पर कॉटेज और बंगले थे, लेकिन अब अंधेरा गहरा हो गया था। बाज़ कॉटेज और बंगलों की खिड़कियों में रोशनी नजर आने लगी थी, लेकिन बाहर की तारीक फजा में मतलूबा कॉटेज की तलाश जारी रखना मुमकिन नहीं था। हम नदी के साथ साथ चलते हुए खटामल मंदिर बाएं तरफ पीछे रह गया था। मंदिर के कलश पर सुर्ख बत्ती जल रही थी और गेट की रोशनियां भी यहाँ से दिखाई दे रही थी। 200 गज मजीद चलने के बाद नदी पर एक कशादा और पुख्ता पुलिया नजर आ गई, जिस पर से 2 कारें पहलू ब पहलू आसानी से गुजर सकती थीं। इसके दोनों तरफ कशादा रास्ते थे। इन्हें पुख्ता सड़क नहीं कहा जा सकता था, मगर गाड़ियों की बकसरत आमदोरफ्त से सड़क की तरफ एक बकायदा और पुख्ता रास्ता बन गया था। हम पुलिया पार करके दूसरी तरफ आ गए और इस कशादा रास्ते पर चलते रहे। इस दौरान एक हमारे अकब से और 2 सामने से आने वाली गाड़ियां भी करीब से गुजरी थी। बतदरीज बुलंदी की तरफ जाता हुआ ये रास्ता पहाड़ी के ऊपर से घूमकर बहुत आगे इस सड़क से जा मिला था, जो शहर से मंदिर वाली पहाड़ी की तरफ चली गई थी। हमारी गाड़ी इस पहाड़ी के दूसरी तरफ थी। बिमला थक गई थी, इसका सांस फूल गया था। मुसलसल चलते रहने से इसके पैर में भी तकलीफ शुरू हो गई थी। मैं इसे सहारा देकर चलाता हुआ इस पथरीले मैदान में आ गया जहां हमारी कार खड़ी थी। मंदिर और आबशार की तरफ से आने वाले बहुत से लोग वापस जा चुके थे, लेकिन 3-4 गाड़ियां अब भी मौजूद थी। मैं अपनी कार के करीब रुक कर चारों तरफ देखने लगा। अब सूरत हाल मेरी समझ में आ गई थी। मंदिर और आबशार की तरफ जाने वाला असल रास्ता वही था जिस तरफ से हम वापस आए थे। पुलिया वाला रास्ता तो नदी के दूसरी तरफ बिखरे हुए कॉटेज और बंगलों की तरफ चला जाता था, लेकिन पुलिया से पहले एक कशादा रास्ता मंदिर और आबशार की तरफ भी जाता था। इस तरफ के कॉटेज में रहने वाले वही रास्ता इस्तेमाल करते होंगे जिस रास्ते से हम आबशार तक गए थे। वो अगरचे करीब पड़ता था, लेकिन इस तरफ से गाड़ी नहीं जा सकती थी। हम गेस्ट हाउस वापस आ गए। तकरीबन
3 घंटे ऊंचे नीचे रास्तों पर पैदल चलते रहने से बिमला के पैर में हल्की सी तकलीफ शुरू हो गई थी। वो बेड पर बैठी एक हाथ से हौले हौले पैर को दबा रही थी। मैंने थैले में से मरहम की डिबिया निकाल ली और इसके सामने बेड पर बैठ गया। लाओ तुम्हारे पैर की मालिश कर दूं। मैंने कहा, मुझे ख्याल नहीं रहा था, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं चलना चाहिए था। बिमला ने खामोशी से वो पैर आगे कर दिया। मैंने डिबिया खोलकर उंगली पर मरहम लगाया और इसके टखने के आसपास मलने लगा। बिमला ने शलवार का पांचा ऊपर खींच लिया। मैं अब चारों उंगलियों से मालिश कर रहा था। पैर के ऊपर जहां पांचों उंगलियों के जोड़ मिलते हैं, टखने पर दोनों तरफ और जरा ऊपर पिंडली की तरफ बिमला के मुंह से हल्की हल्की सिसकारियां सी निकल रही थी। मैं यही समझ रहा था कि हाथ के दबाव से इसे तकलीफ महसूस हो रही है और फिर इसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। क्या हुआ? मैंने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे मुझे चौंक जाना पड़ा। बिमला के चेहरे पर सनसनी के अजीब से तासरात थे और आंखों में सुर्खी के डोरे तैर रहे थे। इसने मेरा हाथ छोड़ दिया और आगे मेरी तरफ झुकने लगी। मैंने इसके दोनों बाजू पकड़कर इसे झंझोड़ दिया। होश में आओ बिमला और पैरों पर कंबल डाल लो ताकि हवा न लगे। मैं बेड से उतरकर खड़ा हो गया। मैं हाथ धोकर चाय मंगवाता हूँ। थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर 9 बजे के करीब खाना खाने के लिए चलेंगे। खाना हम यहाँ नहीं किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे। बिमला के मुंह से गहरा सांस निकल गया। इसने खुश गमगीन नजरों से मेरी तरफ देखा और कंबल अपने ऊपर खींचकर बेड की पुश्त से टेक लगा ली। मैं इसके गुस्से को नजरअंदाज करता हुआ बाथरूम में घुस गया। वेटर को कमरे में बुलाने के लिए कोई बेल वगैरह नहीं थी। चाय का ऑर्डर देने के लिए मुझे खुद ही काउंटर पर जाना पड़ा। काउंटर पर इस वक्त एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी। इसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। इसकी रंगत अगरचे सांवली थी मगर चेहरे के नकूश बड़े गजब के थे। बड़ा चार्म था इसमें। मैं इससे बातें करने लगा। वो वादी कुमाऊं के बारे में बता रही थी। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन वैली है। वो कह रही थी यहाँ कई हिल स्टेशन है जहाँ गर्मियों में खूब रौनक रहती है। यहाँ से आगे कोशानी बीच नाथ और इससे आगे दिकोरी और दीवाल की तरफ निकल जाओ तो पंदोरी ग्लेशियर और 25,625 फुट बुलंद नंदा देवी की बर्फपोश चोटी का नजारा किया जा सकता है। कुमाऊं वैली के घने जंगलात शेरों, चीतों और दूसरे खतरनाक दरिंदों से भरे हुए हैं। इन जंगलों के साथ जिम कॉर्बेट का नाम भी जिंदा रहेगा। जिम कॉर्बेट को जानते हो ना? नहीं मैडम, मैंने नफी में सर हिला दिया। बदकिस्मती से मैं इस नाम से वाकिफ नहीं हूँ। क्या ये बहुत बड़ी शख्सियत है? जिम कॉर्बेट शिकारी है। इस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदमखोर शेरों का शिकार इसकी हॉबी है। कुमाऊं वैली इसकी शिकारगाह है। वो दर्जनों खूंखार और आदमखोर शेरों को हलाक कर चुका है। कुमाऊं वैली में लातादाद छोटी छोटी बस्तियां हैं जहाँ के लोग जिम कॉर्बेट को देवता समान समझते हैं। क्या आप कभी इस शख्स से मिली हैं? मेरा मतलब है जिम कॉर्बेट से। मैंने पूछा। कई मर्तबा, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो अक्सर यहाँ आता रहता है। क्या तुम्हें भी शिकार से दिलचस्पी है? हाँ, लेकिन मैं किसी और किस्म का शिकार करता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिस तरह जिम कॉर्बेट अपने शिकार का दूर तक पीछा करता होगा, इसी तरह मैं भी अपने शिकार का दूर बल्कि बहुत दूर तक पीछा करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शिकार किया है जिसका मैं कई साल से पीछा कर रहा था। ओह, इसने दिलचस्पी लेते हुए कहा। वो कौन सा दरिंदा था जिसका तुम कई वर्षों से पीछा करते रहे? बदरूह। मैं बदरूहों का शिकारी हूँ और दूर तक इनका पीछा करता हूँ, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, इसका चेहरा धुआं हो गया। इसी दौरान वेटर ने आकर बताया कि चाय मेरे कमरे में पहुंचाई जा चुकी है। मैं काउंटर पर बैठी हुई नमकीन हसीना को उलझन में मुब्तला छोड़कर कमरे की तरफ चल पड़ा। चाय का कहने के बाद मैं जानबूझकर थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका रहा था ताकि इस दौरान में बिमला का गुस्सा फरू हो जाए। मैं कमरे में आया तो चाय की ट्रे तपाई पर रखी हुई थी और बिमला इसी तरह बेड की पुश्त से टेक लगाए बैठी हुई थी। मैंने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाई, केतली और दूध दानी मेज पर रख दी। दोनों कप ट्रे में रखे और ट्रे उठाकर बिमला के सामने बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गया और एक कप उठाकर बिमला की तरफ बढ़ा दिया। लो चाय पियो, मैंने कहा। गर्म होने के बावजूद चाय का एक फायदा ये भी है कि इससे दिमाग में भरे हुए बुखारात ठंडे हो जाते हैं। तुम बहुत सताते हो मुझे, बिमला ने कप लेते हुए कहा। इसके लहजे में शिकवे की झलक नुमायां थी। देखो बिमला, मैंने अपना कप उठाते हुए कहा, एक रोज जयपुर में मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत चाहती हो मगर चाहत की इंतहा जिस्मों का एहतसाल तो नहीं। ये तो एक बहुत पवित्र जज्बा है। इन जज्बों में लग भी
मसरूफियत के लिए कोई जगह नहीं होती। एक बार खोट आ जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हम एक दूसरे के दोस्त बनकर रह सकते हैं और दोस्ती के जज्बे तो प्रेम से भी ज्यादा पवित्र होते हैं। अगर तुम इस जज्बे का इजहार करोगी तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं बोलता रहा और बिमला खामोशी से सुनती रही। चाय खत्म होने के बाद मैंने खाली कप इसे लेकर ट्रे में रख दिया था। इसके बाद भी मैं इसके सामने बैठा बातें करता रहा और फिर दरवाजे पर दस्तक की हल्की सी आवाज सुनकर मैं बेड से उठ गया। वो वेटर था जो खाली बर्तन लेने के लिए आया था। वेटर के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बिमला के सामने कुर्सी पर बैठ गया। मेरी बातों से बिमला के चेहरे का रंग बदलने लगा। इसके चेहरे पर खशवंत गायब हो गई और वो फिर पहले की तरह चहकने लगी। 9:30 बजे के करीब हम तैयार होकर कमरे से निकल आए। बिमला 3 दिन से वही कपड़े पहने हुए थी और मेरे कहने पर इसने कपड़े बदल लिए थे। इस राजस्थानी लिबास में भी वो अच्छी लग रही थी। मैंने अगरचे रानी खेत में कार की टैंकी फुल करवा ली थी। 5-5 गैलन के 2 भरे हुए कैन भी डिग्गी में रखे हुए थे, लेकिन एक पेट्रोल पंप देखकर मैंने कार रोक ली और रानी खेत से यहाँ तक जितना पेट्रोल इस्तेमाल हुआ था इतना ही टैंकी में डलवा लिया। हम काफी देर तक मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते रहे। मौसम में खनकी होने के बावजूद शॉपिंग सेंटरों में खासी गहमा गहमी थी। मैंने एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोक ली और हम नीचे उतरकर रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। रेस्टोरेंट के अंदर की फजा खासी खुशगवार थी। तमाम मेजें भरी हुई थी। बाज मेजें ऐसी थी जिन पर 1 या 2 सीटें खाली थी। दाएं तरफ वाली मेज से एक आदमी और 2 औरतें उठी तो हमने आगे बढ़कर इस मेज पर कब्जा कर लिया और वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर दे दिया। मेरा रुख दरवाजे की तरफ था। हम खाना खा रहे थे कि एक आदमी दरवाजे में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगा और फिर एक ऐसी मेज की तरफ बढ़ गया जहां एक कुर्सी खाली थी। कुर्सी घसीट कर बैठते हुए इसने एक बार फिर इधर उधर देखा। इस मर्तबा इसकी नजरें मेरी तरफ भी उठ गईं। न जाने क्या बात थी, मुझे देखते ही इसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, लेकिन इसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया था। कुर्सी पर बैठने के बाद भी वो कुन आंखियों से बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे इस पर शुबा हुआ कोई बात जरूर थी जो मुझे देखकर वो शख्स बदहवास हो रहा था। इसी दौरान वेटर ने इसके सामने चाय रख दी थी। इसने कप उठाया तो इसके हाथ में हल्की सी कपकपाहट थी। चाय छलक गई। इसने कप दोबारा पिरच में रख दिया और एक बार फिर कुन आंखियों से मेरी तरफ देखने लगा। शक्लो सूरत से तो वो कोई अच्छा आदमी नहीं लगता था, लेकिन मुझे हैरत थी कि मुझे देखकर वो खौफजदा क्यों हो गया था, जैसे उसने भूत देख लिया हो। इस मेज पर 2 औरतें और एक उदेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उन्होंने भी इस शख्स की कैफियत भांप ली थी। उदेड़ उम्र आदमी ने आगे झुककर कुछ कहा भी था। जवाब में वो शख्स बुड़बुड़ा कर रह गया था। चाय पीते हुए भी इसने 2-3 मरतबा मेरी तरफ देखा था। अचानक मेरे दिमाग में जमाका सा हुआ। ऋषिकेश में जिन लोगों ने शोभा को अगवा किया था, इन तमाम ने चेहरों पर मास्क चढ़ा रखे थे। मैं किसी की शक्ल नहीं देख सका था। इनके ताकब में हरिद्वार पहुंचते ही इत्तेफाक से चुंगी मुहर्रर से राधन के बारे में पता चल गया था। राधन के 3 और आदमी जो हमारे हाथों मारे गए थे वो भी ऋषिकेश के हमला आवरों में शामिल थे और ये शख्स मेरा शुबा यकीन में बदल गया कि ये भी इन लोगों में शामिल था। मैं इसका चेहरा नहीं देख सका था, लेकिन इसने मुझे पहचान लिया था। ये लोग मुझे मुर्दा समझकर फेंक आए थे और अब मुझे अपने सामने देखकर वो बदहवास हो रहा था। यकीनन यही बात थी, वरना मैं कोई भूत तो नहीं था कि वो मुझे देखकर इस तरह खौफजदा हो गया था। इस शख्स ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और अपनी सीट से उठ गया। काउंटर पर पैसे देकर बाहर निकलते हुए भी इसने मुड़कर मेरी तरफ देखा था। बिमला, मैंने टिश्यू पेपर से हाथ पोंछते हुए कार की चाबियों का गुच्छा इसकी तरफ सरका दिया। वो आदमी जो अभी से टेबल से उठकर गया है, मुझे शुबा है कि वो देशमुख का आदमी है और इसने मुझे पहचान लिया है। तुम खाना खत्म करके गेस्ट हाउस चली जाना, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे वापसी में देर हो जाए, मगर तुम परेशान मत होना। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बिमला ने कहा। वो भी एकदम बदहवास हो गई थी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बिमला, मैंने कहा। पता नहीं किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़े। तुम्हारे पैर में पहले ही तकलीफ है। हो सकता है कि तुम मेरी मदद करने की बजाय मेरे लिए मसला बन जाओ, इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। ये भी मुमकिन है कि मैं गलत समझ रहा हूँ और वो आदमी कोई और हो। ऐसी सूरत में ठीक है, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना, बिमला ने कहा। मैंने जेब से कुछ रकम भी निकाल कर बिमला के हवाले कर दी और सीट छोड़ दी। रेस्टोरेंट से निकलते ही मैं दरवाजे के बिल्कुल साथ बने हुए 5
बंद सिगरेट के कैबिन की आड़ में खड़ा हो गया। मैंने इस शख्स को जर्द रंग की शर्ट से पहचान लिया। वो बाएं तरफ तकरीबन 50 गज आगे निकल चुका था। इसने एक दो मरतबा पीछे मुड़कर भी देखा था। मैं मौका पाते ही दौड़कर सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया और लोगों की आड़ लेता हुआ इसका पीछा करने लगा। वो शख्स जल्द ही शहर की हदूद से निकल गया। इसका रुख इसी तरफ था जिस तरफ हम दिन में खटामल मंदिर और आबशार का चक्कर लगाकर आए थे। इस तरफ अंधेरा था और मुझे ताक़ब करने में आसानी हो रही थी। वो इसी किशादा रास्ते पर जा रहा था जिससे हमारी वापसी हुई थी। मैं इस रास्ते के बिल्कुल किनारे पड़े पत्थरों और कदे आदम पौधों की आड़ में चल रहा था और मेरी ये एहतियात काम आ गई थी। सामने मंदिर वाली मोड़ से अचानक ही एक कार इस रास्ते पर मुड़ी थी। जर्द शर्ट वाला वो शख्स तो कार के हेडलैंप्स की रोशनी में आ गया, लेकिन मैं फौरन ही पौधों में दबक गया। मैं इस वक्त तक पौधों के पीछे छुपा रहा जब तक वो कार मेरे करीब से गुजरकर दूर नहीं निकल गई। मैं पौधों की आड़ से निकल आया। कदमों की हल्की आहट बता रही थी कि वो शख्स इस दौरान काफी आगे निकल चुका था। मैं तेज तेज चलने लगा। मेरे पैरों में जॉगर थे इसलिए आवाज ज्यादा नहीं उबर रही थी। पुलिया पर पहुंचकर मैं रुक गया। यहाँ गहरी तारीकी थी और वो शख्स निगाहों से ओझल हो चुका था, लेकिन कदमों की हल्की आहट बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मैं इस आवाज का ताक़ब शुरू कर दिया। पुलिया से करीब तरीन कॉटेज तकरीबन 40 गज के फासले पर था, जिसके दरवाजे पर निहायत मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। इसकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं फैल रही थी। मैं इस कॉटेज के पहलू से निकलकर आगे बढ़ गया। कदमों की आवाज बाएं तरफ से आ रही थी। मैं भी इस तरफ चलता रहा और फिर चंद छोटे पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। वो शख्स असल रास्ता छोड़कर शॉर्टकट इख्तियार कर रहा था। ताक़ब का यह सिलसिला तकरीबन 10 मिनट और जारी रहा और एक कॉटेज की आड़ से निकलते ही मुझे दोबारा झाड़ियों में दुबक जाना पड़ा। वो शख्स वहां से तकरीबन 20 गज आगे एक बंगले के गेट के सामने खड़ा कॉल बेल का बटन दबा रहा था। बंगले के गेट पर बल्ब जल रहा था और इसकी रोशनी में दीवार पर नीला रंग देखकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। इस शख्स पर मेरा शुबा दुरुस्त साबित हुआ था। वो देशमुख का ही आदमी था और मुझे देखकर बदहवास हो गया था। वो इस कदर खौफजदा हुआ था कि रेस्टोरेंट से निकलकर सीधा इस बंगले पर आया था। इसने शायद मुझे अपना पीछा करते हुए नहीं देखा था। अगर ऐसा होता तो वो सीधा यहाँ न आता। कॉल बेल की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई थी। चंद मिनट बाद गेट का जैली दरवाजा खुला और वो शख्स तेजी से अंदर दाखिल हो गया। 1 मिनट बाद मैंने एक और आदमी की दरवाजे से बाहर आते हुए देखा। वो तकरीबन 10 मिनट तक वहाँ खड़ा इधर उधर देखता रहा और फिर सर हिलाता हुआ अंदर चला गया और गेट बंद हो गया। मैं इसके बाद भी तकरीबन 5 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा और फिर झाड़ियों से निकलकर दबे कदमों इस बंगले के अगबी सिमत बढ़ने लगा। बंगले की दीवार 6 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। पिछली दीवार पहाड़ी से मिली हुई थी। मैं इस पहाड़ी पर से होता हुआ दीवार पर आ गया और बड़ी आहिस्तगी से अंदर की तरफ कूद गया। अंदर की तरफ क्यारियां थी और पौधे लगे हुए थे। कच्ची जगह पर कूदने से आवाज ज्यादा नहीं उभरी थी। मैं चंद लम्हे वहाँ खड़ा रहा और फिर घुंघरुओं की आवाज सुनकर उछल पड़ा। ये आवाज सामने वाले कमरे से आई थी। मैं दबे कदमों इस तरफ बढ़ने लगा और खिड़की के करीब रुक गया। खिड़की के अंदर की तरफ पर्दा खिंचा हुआ था, लेकिन एक कोने से मुझे झांकने का मौका मिल गया। वो एक खूबसूरत लड़की थी जो कालीन पर मसनद से टेक लगाए बैठे एक शख्स पर झुकी हुई थी। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लड़की जब सीधी हुई तो इसके हाथ में शराब का गिलास था जिसमें चंद घूंट बचे थे। मुझे समझने में देर न लगी। वो लड़की कालीन पर बैठे हुए शख्स को अपने हाथ से शराब पिला रही थी। इसकी उम्र 20-21 साल के लगभग रही होगी। खूबसूरत नक्शो निगार और रंगत गोरी थी। इसने लिबास भी बहुत मुख्तसर सा पहन रखा था। इसके पैरों में पायल थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मैंने घुंघरुओं की जो मध्यम सी आवाज सुनी थी वो इस पायल की थी। मैं इस शख्स का चेहरा देखने की कोशिश करता रहा मगर कामयाब नहीं हो सका। मैं दबे कदमों दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगा और घूम कर दूसरी तरफ आ गया। इस तरफ भी एक कमरे में मध्यम नीलगुं रोशनी नजर आ रही थी। अंदर शायद नाइट बल्ब जल रहा था। इस खिड़की का पर्दा एक बालिशत के करीब हटा हुआ था। मैंने शीशे से आंख लगा दी। अंदर का मंजर देखकर मैं चौंक गया। बेड पर कोई औरत सो रही थी। मैंने गौर से देखा तो दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। कनपट्टियां सुलग उठी। मध्यम नीलगुं रोशनी में शोभा को पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो पुश्त के बल बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। इसके चेहरे सीने का जीरो बम बता रहा था कि वो जिंदा है और गहरी नींद
नींद सो रही है। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। आया ऊपर से घूमकर बरामदे वाले दरवाजे से अंदर घुस जाऊं और शोभा को उठाकर भाग निकलूं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। हरिद्वार में राधन ने मरने से पहले बताया था कि देशमुख के साथ 2 आदमी थे जो राजस्थान ही से इसके साथ आए थे। एक को तो मैंने देख लिया था जिसका ताक़ुब करता हुआ मैं यहाँ तक आया था, और दूसरा साथ वाले कमरे में बैठा हुआ इस नीम उरिया औरत के हाथों से शराब पी रहा था। इसके बारे में मेरा अंदाजा था कि वो देशमुख के सिवा और कोई नहीं हो सकता, लेकिन तीसरा आदमी अभी तक मेरी नजरों में नहीं आ सका था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि एक दराज कामत आदमी कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में सिरिंज थी जिसमें बनक्शी रंग का कोई सयाल भरा हुआ था। वो बेड के करीब रुक गया और झुककर सिरिंज की सुई शोभा के बाजू में पेवस्त कर दी। शोभा के जिस्म में जरा भी हरकत नहीं हुई थी। सिरिंज का सारा सयाल शोभा के बाजू में मुंतकिल हो गया। इस शख्स ने इंजेक्शन की जगह शोभा के बाजू को जरा सा मसला और दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि शोभा बेहोश थी। इसे इंजेक्शनों के जरिए मुसलसल बेहोश रखा जा रहा था। वो आदमी चेहरे से किसी तरह भी डॉक्टर नहीं लगता था, लेकिन आजकल थोड़ी सी कोशिश से इंजेक्शन लगाना सीखा जा सकता था, और ऐसे इंजेक्शन बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक और अद्वियात हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। बाहर हाल ये सूरत हाल मेरे लिए खासी तशवीशनाक थी। शोभा को बेहोशी की हालत में यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जाहिर है मैं मायूस होने के लिए यहाँ नहीं आया था। मुझे शोभा को हर सूरत में इस वहशी के चुंगल से निकालना था। मैं दबे कदमों चलता हुआ दोबारा इस कमरे की खिड़की के सामने आ गया जहाँ इस नीम ओरिया लड़की को देखा था। इस मर्तबा पर्दे की जरी से आंख लगाकर अंदर झांका तो चौंके बगैर नहीं रह सका। सामने ही जर्द शर्ट वाला वो आदमी मौजूद था जिसका ताक़ुब करता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा था। इसके साथ वही आदमी था जिसने शोभा को इंजेक्शन लगाया था, और नीम उरिया लिबास में वो लड़की थी जो इस वक्त सहमी हुई एक तरफ खड़ी थी। पीली शर्ट वाले के चेहरे पर भी खौफ के तासरात नुमायां थे। इतनी देर तक खामोश क्यों रहे थे? कहाँ देखा था इसे? ये गरजती हुई आवाज इस शख्स की थी जिसका चेहरा मैं अभी तक नहीं देख सका था, लेकिन मैंने आवाज से इसे पहचान लिया। वो देशमुख ही था। एक होटल में सरकार, इसने जवाब दिया। वो एक छोकरी के साथ भोजन कर रहा था। और वो छोकरी कौन थी? वो देशमुख की आवाज गूंजी। जयपुर के पंडित राम स्वरूप की बेटी। इस शख्स ने जवाब दिया। क्या बकवास कर रहे हो? भांग तो नहीं पी रखी तुमने? देशमुख चीखता हुआ आगे आ गया। इसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। मैं सच कहता हूँ सरकार, पीली शर्ट वाले ने जवाब दिया। एक मर्तबा आपके कहने पर हमने इसे उठाने की कोशिश की थी, मगर वो ठाकर बानोद सिंह के शरण में चली गई थी, और इसके बाद सरकार ने ही रोक दिया था कि इस लौंडिया को न छेड़ा जाए। आज तो मैं इसे देखकर हैरान रह गया। सरकार, वो अपने राजस्थानी लिबास में थी, और वो तो हीरा है। सरकार, हीरा? मेरी मानो तो इसे भी उठवा ही लें। आपको इसकी जरूरत नहीं तो इसे हमें दान कर देना। आखिर वो लौंडिया भी तो सरकार ने राधन को दान कर दी थी। संपत देशमुख ने दूसरे आदमी को मुखातिब किया। तुम अभी जाकर पता करो कि वो कहाँ ठहरा हुआ है और इसके साथ और कौन कौन लोग हैं। अगर वो अकेला हो तो खत्म कर दो इसे, और बिमला को उठा लाओ। यहाँ सारे होटल और गेस्ट हाउसेज छान मारो, वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और प्राण, तुम वो पीली शर्ट वाले की तरफ घूम गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।